नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। मेरा नाम है पंकज सिंगटा। बजट सत्र का 11वां दिन आज है और कल जो है वो बजट पारित किया जाना है। इसी के साथ बजट सत्र के दौरान कई मुद्दे जो है सदन में गूंजे हैं। कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा भी हुई है। कई अन्य मुद्दे भी जो है वो सदन में गूंजे हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ है मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चंद्रशेखर जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार आप चुनकर आए हैं और धर्मपुर की अगर बात करें, काफ़ी इंटीरियर एरिया है, जो है वो दूर दराज का क्षेत्र है। किस तरह की जो मांगे हैं प्रमुखता से आपने रखी है, क्या मुद्दे रखे हैं? आपने खुद ही कहा कि ये दूर दराज का इलाका है और लोगों की जो आर्थिकी है वो मनरेगा के ऊपर मुख्यतः है। और जिस तरह से मनरेगा को केंद्र सरकार ने हाशिए पे धकेलने की कोशिश की है, उससे लोगों में बड़ा असंतोष है। निश्चित तौर पे मैं जनभावना के अनुसार उस मसले के ऊपर मैं भी मुखर हूँ और उसके ऊपर मैंने चर्चा भी मांगी है, मैंने सवाल भी खड़े किए हैं। और जो नोटिफिकेशन ऑनलाइन हाजिरी को लेकर जो देहात की जो महिलाएं हैं उनकी ऑनलाइन हाजिरी 3 बार की दिन में, ये असहनीय है। ये इसके खिलाफ आवाज़ है। और अनेकों बहुत से मसले हैं जो बिना बजट के वहाँ पे इमारतों का काम शुरू किया गया, वो अब बड़ा प्रश्न बन चुका है। पिछली सरकार के मंत्री जी तो चले गए, लेकिन बहुत सी लाइबिलिटी छोड़ के गए हैं। वो उन सब बातों के ऊपर सरकार के अंदर अब आकर वो प्रश्न हमारे सामने हैं और वो चुनौतियाँ हैं, हम उनको पार करके ही आगे बढ़ेंगे। एक मुद्दा सदन में गूंजा था विधायकों के अधिकारों को लेकर। उसमें कई सारी चीजें थी। आपने भी एक बात उसमें रखी थी कि विधायकों को जो है जिला मुख्यालय पर एक अलग से चैम्बर दिया जाए, या फिर जो विधायकों की गाड़ियां हैं उन पर झंडियां लगाने का। अगर हम कुल मिलाकर बात करें, किस तरह से आप देखते हैं, क्या मानते हैं कि क्या अधिकारों का कुछ जो हनन है, विधायकों का किन अधिकारों का हनन यहाँ पर हो रहा है? देखिए, विधायकों का एक बहुत बड़ा तबका उस बात से बड़ा आहत हुआ जब हम लोगों के चालान काटने की एक रिवाज ही पड़ गया। इसी सेशन में 3 माननीय विधायकों का बिना पार्टी की बात किए बिना, सभी पार्टी के लोगों के साथ ये है। एक बात तो ये थी कि हम लोगों की कोई पार्टी के झंडे लगाने की पर भी हम लोगों के चालान हुए। मुझे खुद परमाणु बॉर्डर पे पुलिस वालों ने रोका और चालान करने की बात कही। चालान नहीं किया, वो अलग बात थी। दूसरा प्रश्न ये था कि हम लोग ब्लॉक के अंदर या अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, दफ्तरों के अंदर क्या कहाँ मिले लोगों से। तो एक दफ्तर की मांग हमारी पहले दिन से ही थी कि सब डिवीजन लेवल पे जिस तरह एसडीएम बैठते हैं, वहीं पर विधायकों के लिए भी एक सम्मानजनक स्थितियां होनी चाहिए, उनके लिए कार्यालय होना चाहिए। जिला मुख्यालय में हम लोगों के प्रश्न को लेकर जब जाते हैं तो हम लोगों को आए बगाए दफ्तरों के अंदर घुसना पड़ता है और किसी के भी दफ्तर में बैठ के लोगों के कामों को निपटाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो दूसरा मसला, जिला मुख्यालय में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी एक वो चाहिए। तीसरा मसला ये कि लंबे समय से पड़ा है, एक मान सम्मान की बात है, गरिमा की बात है। एक झंडी अगर मिल जाए तो उससे एक औपचारिक तौर पर लगेगा कि जनता ने 1 लाख जनता के आगे हम भी नतमस्तक होकर यहाँ पहुँचते हैं। एक लंबा संघर्ष करके सदन के अंदर आते हैं, तो उसका मान सम्मान और गरिमा रहनी चाहिए। ये हमारा मूल प्रश्न था। तो आपका मानना है कि जैसे चालान को लेकर आपने बात कही है कि उसमें एमवीआई एक्ट के अंदर, क्या मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए, ऐसा मानते हैं? देखिए, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दरिया दिली दिखाई है और उन्होंने जो माननीय उच्च न्यायालय है या न्यायपालिका है उसके कार्य क्षेत्र में एनक्रोच ना करें हम लोग। आज भी उन्होंने कहा है जो हमारी कार्यपालिका है उनके कार्यों में भी हम व्यवधान ना डालें, उसको भी देखा जाना चाहिए। और जो विधायकों का जो गरिमा है उसको भी बरकरार और बहाल रखा जाना चाहिए। तो इसको लेकर जल्दी ही कमेटी का आश्वासन आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह दिया है और हम ऐसा समझते हैं कि इसी सदन में इसी बजट सेशन में वो कमेटी अनाउंस होगी और उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करने के बाद, हर तरह के पहलू को जांचने के बाद कई तरह के प्रस्ताव सरकार के समक्ष आएंगे और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायपालिका के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे भी चर्चा करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सदन में एक मुद्दा गूंजा था जनमंच का। भाजपा द्वारा जनमंच शुरू किए गए थे, सरकार ने बंद कर दिए, कांग्रेस सरकार ने आते ही बंद कर दिए। भाजपा का कहना था कि दूर दराज के जो क्षेत्र है, या फिर हम पूरे प्रदेश की बात करें लेकिन खास तौर पर दूर दराज के क्षेत्र है, भाजपा ये कह रही थी कि जनमंच के द्वारा वहां पर जो लोग थे उनकी जो है समस्याओं को सुना जाता था, उनके हल मौके पर किए जाते थे। लेकिन अब जनमंच को बंद कर दिया गया। आप भी कांग्रेस के विधायक, एक बड़े नेता को हराकर, बड़े नेता के जो पुत्र थे उनको हराकर आप सदन में पहुंचे हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्या जनमंच
बंद किया जाना सही है? क्या है आपकी व्यक्तिगत राय इसमें? देखिए, हर सरकार में इसके नाम बदले जाते हैं, प्रयास वही रहते हैं, मंशा वही रहती है और जो इच्छा शक्ति है वो वही रहती है। हमारी सरकार में प्रशासन जनता के द्वार पर कार्यक्रम चलता था जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो वही था। उन्होंने उसको थोड़ा सा जनमंच के तौर पे कर दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि हम अपने तौर पर अपना प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। प्रोग्राम वही रहेगा, लेकिन जो जनमंच की बात थी उसमें बहुत सी जगहों पे आपने भी देखा कि अधिकारियों को बड़ा लज्जित किया गया। जनता के पक्ष को मजबूती से दर्शाने के लिए आप जिन अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से सेवा लेना चाहते हो, आप उनको लज्जित करके बेइज्जत करके आप उस सेवा को मांग रहे हो, ले रहे हो। एक पहलू था। दूसरा, 3.25 करोड़ रुपया लंच पे खर्च कर दिया गया और इतना ही धनराशि टेंट पे खर्च कर दी गई। तो ये फिजूल खर्ची भी तो थी कहीं ना कहीं। तो इसके ऊपर आने वाली सरकार का जो मैंडेट है, सरकार का मैंडेट है, वो अपने तौर तरीकों से आगे बढ़ेगी। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और जनता के पक्ष को हमेशा तरजीह देते हैं और मुझे लगता है कि एक उससे भी लोकप्रिय प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे आने वाले समय में लाएंगे। आपका मानना है कि जो कार्यक्रम कांग्रेस शुरू करेगी उसमें खर्च नहीं किया जाएगा, जैसे आपने कहा कि लंच पर और टेंट पर खर्च कर दिया गया था भाजपा के द्वारा? देखिए, जन आकांक्षाओं के ऊपर अगर सरकार को खरा उतरना है तो ये जो जिस तरह के ये आयोजन हैं, इन आयोजनों को साधारणतः भी किया जा सकता है और आप हर तरह से धाम का आयोजन करें और टेंटों के ऊपर खर्चा करें। 5-5.5 करोड़ रुपए का खर्चा बहुत है एक प्रोग्राम के ऊपर, और वो भी जनता का पक्ष सुनना है आपको और अधिकारियों का पक्ष उसमें रखना है। केवल इस मद्देनजर में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची का कार्य था ये। चलिए, एक बजट कल जो है पारित किया जाना है। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आपकी बजट को लेकर क्या राय है, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि बजट को पहले तो कॉपी पेस्ट जो है सेंटर के बजट से किया गया। कई सारी चीजें हैं, चाहे उसमें ग्रीन एनर्जी की बात है या हम कहें नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात है या अन्य कई सारे विषय है, उसको लेकर लगातार विपक्ष ये कह रहा है। विपक्ष द्वारा ये भी कहा गया कि दिशाहीन बजट है और इसका कोई भी जो है तर्कसंगत नहीं है। इसमें आपकी क्या राय है बजट पर? देखिए, इस बजट को बहुत लोकप्रिय बजट है ये, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि ओपीएस को देने के बाद वैसे ही विपक्ष जो है बैकफुट पे चला गया था, पहली बात। दूसरा, 1500 रुपया 2,31,000 महिलाओं के लिए देना कोई आसान कार्य की बात नहीं थी। तीसरा, मनरेगा जैसी दिहाड़ी जहां पिछली सरकार ने 5 साल में 23 रुपये मात्र बढ़ाई, मौजूदा सरकार, और 9 लाख महिलाओं की बात हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। 9 लाख महिलाएं हैं जो कि मनरेगा में काम करती हैं और कम नहीं होती हैं। उनके लिए पहले ही साल में आप 28 रुपये बढ़ा रहे हो, तो निश्चित तौर पे जो हमारी गारंटी है 350 रुपये तक हम पहुंचाना चाहते हैं, या हमारे घोषणा पत्र में ये अंकित है कि हम मनरेगा को और मजबूत करना चाहते हैं, उस दिशा में कार्य है। आशा वर्कर है, पंचायतों के नुमाइंदे हैं, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, पंचायतों के सेक्रेटरी हैं। हर पक्ष, माननीय मुख्यमंत्री ने हर पक्ष को फायदा दिया है, इस बजट में फायदा दिया। और दूरगामी योजनाएं, जैसे आपने खुद कहा, ग्रीन कॉरिडोर हिमाचल प्रदेश के अंदर पहला राज्य है ये, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पेरिस घोषणा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई है और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उसको साइन किया है। उसमें हिमाचल प्रदेश को ग्रीन कॉरिडोर के नजरिए में नंबर 1 आंका गया है, जहां पर हमारे पास ग्रीन कॉरिडोर के नाम पर अब जो इंडस्ट्री को लाने का प्रस्ताव आया है, तो ये निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ेंगे। और ई व्हीकल, जिसमें बहुत से युवाओं को 50% का उसमें सब्सिडी की बात तय की गई है, 80% तक सब्सिडी की बातें इस पर हुई हैं। ग्रीन हिमाचल को बनाने के लिए ई बसेस 1500 बसेस लाने की बात हुई है। मुझे नहीं लगता, और ऊपर से इस मौजूदा सरकार ने तुरंत कहा है कि 25,000 नौकरियों का प्रबंध अभी कर दिया जाएगा और सरकारी क्षेत्र गैर सरकारी क्षेत्रों को मिला के 1 लाख नौकरियों को देने का प्रबंध किया जाएगा। तीसरी बात, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बेरोजगारों के साथ जो छल हुआ है पिछले समय में, आप उसको भी तो देखिए। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भंग करना पड़ा, कोई आवाज तक नहीं उठी उसके खिलाफ। कोई अगर वो सही कदम नहीं था तो विपक्ष उसके ऊपर बोले, उसके ऊपर जवाब दे। मंडी के अंदर जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर अनियमितताएं हुई हैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर अनियमितताएं हुई हैं, पुलिस भर्ती के अंदर अनियमितताएं हुई हैं, JOA के 4 टेस्ट अभी भी लंबित पड़े हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार, आप देखिए, सैकड़ों की तादाद में शिमला मुख्यालय के चक्कर काट रहा है। तो ये कौन है वो लोग? ये हिमाचली लोग हैं जो लगातार अपनी बेरोजगारी से जूझने के लिए टेस्ट पास करता है, और लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप मात्र राजनीति के लिए राजनीति करना चाहते हो, लेकिन इन प्रमुख मसलों के ऊपर आप चुप हो।
ऐसा कैसे हो सकता है? और बजट मुझे नहीं लगता ये बजट आने वाले समय के लिए बहुत लंबे समय तक इस बजट की गूंज रहेगी और ये दिशा पकड़ रहा है। जिस दिशा में हिमाचल प्रदेश की सरकार को 5 सालों के अंदर जाना है, ये उसकी प्राथमिक पहल हुई है और ये उसकी फाउंडेशन है। आप देखिए धीरे धीरे ये सब जो विपक्ष फिजूल का हल्ला कर रहा है, इनके पास मुद्दा विहीन विपक्ष है इस वक्त में और इनके पास कुछ भी बोलने को नहीं बचा है। मात्र फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन दे आर अपोजिंग इट। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, मंडी जिला से आप एकमात्र कांग्रेस विधायक है, क्या मानते हैं मंडी को जो है तरजीह दी जाएगी, मंडी को जो है पूरी तरह से विकसित किया जाएगा या कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें देखने को मिलेगी कि कहीं भेदभाव ना हो, किस तरह से देखते हैं? नहीं, भेदभाव तो पिछली सरकार में हुआ। मंडी के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्टों को लाने की बात हुई। अब कहाँ है वो हवाई अड्डा जो मंडी का बल का हवाई अड्डा है? बाकी छोड़ो, नेर चौक से 15 किलोमीटर दूर एक रोड बनना था जो उन्ना की तरफ से मंडी को जोड़ता था, उन्ना हमीरपुर से मंडी को जोड़ता था, वो नहीं बन पाया इन लोगों से। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी क्लस्टर यूनिवर्सिटी बननी थी जिसको भारत सरकार से पैसा आना था। आपने भारत सरकार के पैसे को ठुकरा दिया और आपने कहा कि प्रदेश के अंदर हम अपना पैसा लाओगे। आप इतने अमीर हो गए कि आपने प्रदेश के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी लॉन्च कर दी और 200-250 लोगों को आपने बैकडोर से सबको नियमों को कानूनों को तरजीह को ताक पे रख के आपने उनको वो दिया, मौका दिया। और टूरिज्म के नाम पर क्या विकसित हुआ? मात्र 40 करोड़ रुपए वो भी एडीबी से आपने लाया और शिव धाम को बनाने की बात कर दी, जबकि उसके लिए 200-250 करोड़ रुपए आपको चाहिए था। तो मंडी के साथ तो पिछली सरकार ने नाम पर तो लिया, आपने वोट तो लिए, लेकिन आपने दिया क्या मंडी के लोगों को? ये आज तक मंडी के लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। छोटी सी बात थी, आपको एक मंडी की शिवरात्रि को लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक चलाना था, आप उसको नहीं कर पाए। आप उसको मंडी की शिवरात्रि को नहीं आप जन आकांक्षाओं के ऊपर ला पाए, तो आपने किया क्या? लेकिन जब कांग्रेस विपक्ष में थी उस समय लगातार आरोप लगते थे जयराम ठाकुर पर कि पूरे हिमाचल से सब कुछ उठाकर मंडी ले गए हैं वो, तो क्या इसमें कितना आप सही मानते हैं? आप कह रहे हैं कि मंडी को कुछ नहीं दिया गया भाजपा की सरकार में, लेकिन कांग्रेस जब विपक्ष में थी 2017 से 22 तक, तो उस समय कांग्रेस लगातार कहती थी कि पूरा हिमाचल से जो है सभी चीजें उठाकर मंडी में रख दी है। देखिए, पार्टी जिस नजरिए को कह रही थी वो सामने चीजें आ रही हैं। अब 20 रेस्ट हाउसेज उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बन गए, 14 रेस्ट हाउसेज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बन गए। मांगे किसने हो? आप विद्यालय नहीं दे पाए। अटल स्कूल आप माननीय जयराम जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अटल स्कूल नहीं ला पाए। केवल 60% स्कूल का काम हुआ धर्मपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और 30% कार्य हुआ नाचन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। आपकी जो महत्वाकांक्षी योजना थी आप अपने जिला में ही लागू नहीं कर पाए। आप अपने ही जिला में ये नहीं दिखा पाए कि आप दिखाना क्या चाहते हो, लाना क्या चाहते थे। तो मंडी की जनता को तो केवल एक मुख्यमंत्री का जो फट्टा लगाया आपने, जो स्लोगन दिया आपने उसी के अराउंड मंडी की जनता को गोलबंद कर दिया। तो इस बार भी मंडी की जनता उसी गोलबंदी में फंस गई, ठीक है। लेकिन आने वाला समय अब देखें, आप माननीय सुखविंदर सिंह जी की सरकार है, बिना किसी भेदभाव के काम करना चाहती है। निश्चित तौर पे अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम अकेले चुन के आए, लेकिन सरफेस के ऊपर हम लाएंगे आपके सामने मंडी के साथ क्या हुआ पिछले 5 सालों के अंदर। धीरे धीरे एक एक तय हम आपके बीच में लाएंगे। जो ये हल्ला है उस हल्ले का जवाब हम भी देंगे। मतलब कांग्रेस अगले चुनाव में मंडी का जो भाजपा का किला है उसको भेद जाएगी? निश्चित तौर पे ये होना ही है, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया। धन्यवाद।